आज हम लोग इस कालांश में हिंदी व्याकरण के पाठ 11 क्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो प्रिय छात्रों, क्रिया के बारे में आप अवगत होंगे कि क्रिया क्या है। पहली चीज बताएं कि संसार में समस्त जीव कुछ न कुछ क्रिया करते रहते हैं, अर्थात व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार क्रिया का अर्थ होता है काम। तो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ काम करता रहता है, अर्थात कहने का सोना, उठना, जगना, खाना, पीना, चलना, बोलना, सुनना आदि ये समस्त क्रियाएं हैं। तो इस जीव जगत के जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं वह कुछ न कुछ कार्य करते हैं और वह क्रिया के अंतर्गत आता है। तो आइए आज इस पाठ का आनंद लेते हैं और पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते चलें, क्रिया के बारे में समझें कि क्रिया क्या है। देखिए छात्रों, क्रिया की परिभाषा है कि किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया वर्ग कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, हम खाना खा रहे हैं, या सो रहा है, या ब्रश कर रहा है, या विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा है, या समस्त चीजें क्रियाएं हैं। आइए इसी में है कि धातु क्या है। तो धातु बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, जो क्रिया कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ है, लिख है, खा, गा, उठ, बोल, चल आदि ये सब धातु के अंतर्गत आते हैं। कुछ धातु हैं जैसे सो है, तो सो से सोना, सोएगा, सोएगी, सो रहा है। जा धातु आया तो जाना, जाती है, जाएगी, जाओ। पी, पीना, पिएगी, पिया, पियोगी। उठ, उठना, उठेगी, उठती है। चलना, चल का होगा चलना, चलेगी, चले, चलो। रो का रोना, रोएगी, रोती है, रोता है आदि। लिख, लिखना, लिखेगी, लिखो आदि। कूद, कूदना, कूदेगी आदि। ये इसी को हम धातु कहते हैं। तो आइए अब क्रिया के भेद के बारे में चलें कि जैसे भी हमारी शरीर है, हमारे शरीर के अंग या हाथ है, नाक है, कान है, गाँव, ये हमारे शरीर के अंग हैं। उसी प्रकार से क्रिया के दो अंग हैं, दो भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो आइए सकर्मक क्रिया के बारे में हम लोग जानें। सकर्मक क्रिया कह रहा है कि सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ, सकर्मक क्रिया होती है कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुमित पानी पी रहा है, तो पानी पीना सकर्मक क्रिया हो गई। महक गाना गा रही है, यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आप विद्यालय जा रहे हैं, यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। टीचर पढ़ा रहा है, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आप पढ़ रहे हैं, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। तो अर्थात कहने का जो चल रहा हो, कह रहा है, इसीलिए कह रहा है क्रिया के साथ कर्म, जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो वह सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है बच्चों, आइए अब दूसरे अकर्मक क्रिया पे चलते हैं। तो अकर्मक क्रिया क्या कहता है अभी आप छात्रों, फिर आइए अब दूसरा हमारा था अकर्मक क्रिया। तो दूसरा अकर्मक क्रिया कह रहा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म होता है और अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सूरज उगता है, सूरज का प्रतिदिन उगना होता है, वो सुबह अपने आप उगेगा। आर्यन नहा रहा है आदि, ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के लिए पहचान बच्चों नोट कर लीजिएगा। पहचान है, कह रहा है कि क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। यह अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया की पहचानने का सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, कर्म के आधार पर सकर्मक या अकर्मक क्रिया को सरलता से पहचाना जा सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने है, राधा आम खाती है। ठीक है, यह एक वाक्य हो गया। अब इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? तो कह रहा है, यहाँ पहले कह रहा है उसे क्रिया के साथ क्या, किसे लगाने से। तो यहाँ कह रहा है क्या खाती है, तो आम खाती है।
आम खाती है। तो अतः खाती है सकर्मक क्रिया है। यह जो खाती है यह वो क्या है, क्या है, सकर्मक क्रिया, और आम अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो आइए बच्चों, अब क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, ठीक है। जैसे दूसरे उदाहरण पे आपको दूसरा उदाहरण है बच्चों, पहले उदाहरण में था कि राधा आम खाती है, तो क्या खाती है, आम खाती है। तो इसका मिल गया उत्तर कि आम खा रही है, तो सकर्मक क्रिया हो गया। और दूसरा अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे? असल में अकर्मक क्रिया में कह रहा है कि वह सोता है। दूसरा उदाहरण है वह सोता है, तो क्या सोता है, कौन सो रहा है, ये हमें पता ही जाते हैं, इसका उत्तर नहीं मिलता है, हमें इसका उत्तर नहीं मिला। तो अतः सोता है या क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जिस प्रश्न को पूछने पे जिसका उत्तर मिल जाता है वह सकर्मक क्रिया है, और जिसका उत्तर नहीं प्राप्त होता है वह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों आइए, क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं जिसके बारे में हम आगे बढ़। तो बच्चों जैसे क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं जिसके अंतर्गत आता है, पहला है सहायक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, और पांचवा है द्विविध क्रिया। तो बच्चों आइए कुछ क्रियाओं के अन्य भेद। पहला सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया कहता है कि क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया, जो काम हम कर रहे हैं उसकी सहायता करने वाले को हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे विकास चाय पी रहा है, नव्या गीत गा चुकी है आदि। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ होता है मिलना। संयुक्त क्रिया का अर्थ होता है मिलना। जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का, एक क्रिया के साथ और उससे अधिक क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह स्कूल चला गया, खिलौना टूट गया आदि। तीसरा है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है जब कर्ता, मतलब जो करने वाला होता है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करे और दूसरों के द्वारा वह कार्य करवाए, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा है जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कराता है या उसे प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हम माली से पौधे लगवाते हैं, अध्यापक छात्र से पढ़वाते हैं, ठीक है, या अन्यत्र और कोई कार्य करवाते हैं किसी के द्वारा। आपके माता पिता कहते हैं कि बेटा ये वाला काम कर लो, ऐसे कर लो, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले, जो कार्य आप कर रहे हो उसकी क्रिया से पहले समाप्त हो चुकी होती है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे फूलदान गिरकर टूट गया, पानी बरस कर निकल गया, पेड़ से पत्ते झड़ गए आदि ऐसे क्रियाओं जो है वह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जब इसके अंतर्गत द्वि का मतलब होता है दो। जब वाक्य में दो कर्म होते हैं तो उस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, मैंने नेहा को मिठाई खिलाई, ठीक है, आदि ऐसी क्रियाओं जो हैं वह द्विकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आपको आगे बढ़ाते हुए कि ऊपर के मैंने नेहा को मिठाई खिलाई, तो ऊपर के वाक्यों में बच्चे और दूध तथा नेहा और मिठाई दो कर्म हैं, अतः इन वाक्यों की क्रियाओं को हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यह पाठ आज का बच्चों समाप्त हुआ। अगर आपको किसी प्रकार का संदेह है तो आप फोन के माध्यम से किसी भी समय पूछ सकते हैं। नमस्कार।